चलिए देखिए, देखो रिफ्रैक्शन में अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं ना, उसमें आज के क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? एक्चुअली बोला जाए तो प्लेन सरफेसेस का कॉम्बिनेशन, प्लेन सरफेसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्लेन सरफेसेस पैरेलल ना हो। देखो पैरेलल हो जाने से है ना, आप उसको स्लैब कैटेगरी में डाल दें, ठीक है। प्लेन सरफेसेस का एक कॉम्बिनेशन जिसमें प्लेन सरफेसेस किसी इंक्लाइन पे एक दूसरे से मीट करता हो, उसको आप प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में सब कुछ आपको डेटा एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, सो थोड़ा ध्यान रख के चलते रहो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म में जिन दो फेस पे आप रिफ्रैक्शन को यूज करते हैं, मतलब कोई एक फेस होगा जिस पे रे इंटर करेगा, कोई एक फेस रे होगा जिससे रे बाहर निकलेगा, उन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को आप एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जैसे इस फेस पे मान लो रे इंटर किया, अंदर घुमा, फिर इस फेस से बाहर निकल गया, तो इन दोनों फेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर इधर फेस में इंटर किया रे और रिफ्रैक्ट होकर इस फेस से बाहर निकल गया, तो यहां जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। सेम कॉन्सेप्ट, इधर से इंटर किया, मान लो इधर से बाहर आ गया, तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? जिन दो फेसेस को आप रिफ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं, जिन दो फेसेस को, उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये दोनों यूज हुआ तो ये है, ये दोनों यूज हुआ तो ये है, ये दोनों यूज हुआ तो ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो हम लोग है ना इसको लेके चलते हैं, ये नाम दे दिए इस पे और इस पे लेके काम करना है। यहां पे एक रे गिरा, दिस इज इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये यहां नॉर्मल है, रे यहां पे रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होगा यहां पहुंचा, फिर ये यहां का नॉर्मल है और फिर यहां से रे ऐसे बाहर आ, ठीक है। देखो इंसिडेंट रे, दिस वन इज फाइनली कमिंग आउट, सो इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब देखो यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और यहां का ये R2, आप पॉइंट का नाम ले लीजिए A B C D, E यहां लिखा हुआ है, E यहां लिखा हुआ है। आप इस इमर्जेंट रे को देखिए, देखिए थोड़ा समझिएगा, एक एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, आप पहले से भी जानते हैं। इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे बढ़ाओ, अगर मेरा ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे इस रास्ते से जाता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे इस रास्ते से जाता, लेकिन प्रिज्म के बीच में आ जाने से फाइनली इधर निकला, तो तुम जरा गौर करोगे तो इंसिडेंट रे इतना घूम गया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। जिस इंसिडेंट रे को इस रास्ते से जाना था, जिस इंसिडेंट रे को इस रास्ते से जाना था, वो बोलो ये पाई माइनस टू थीटा होता है ना? वो प्लेन मिरर में था, हर जगह नहीं मिला ना, वहां का वहां करेंगे ना, वहां के डायग्राम के हिसाब से पाई माइनस 2 थीटा था तो था, अभी दूसरा चीज है ना, नाम एक है, नाम एक है कि एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया कि जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए था आखिर उससे कितना घूम गया, वो एंगल ऑफ डिविएशन है। प्लेन मिरर में आपको निकाल के दिखाया गया, आप उसी चीज को हमेशा यूज न करें। अब ये प्रिज्म है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, प्रिज्म के तरीके से पढ़ेंगे, प्लेन मिरर की तरह से नहीं पढ़ेंगे, ओके? ओके सर। ठीक, अभी देखो इस पॉइंट का भी एक नाम दे दो, स्मॉल f। अब देखिए
सी डी ए। क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल बी सी डी रहने दो, फिर देखो सी डी ए 90 डिग्री और प्लस डी ए बी, ए लिख दो, इज इक्वल्स टू 360। ये 90 90 उधर गया तो आप लिख सकते हो एंगल BCD प्लस ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आप आ जाओ ट्रायंगल BCD पे। इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 होगा। देखो BCD, CDB, DBC ये तीनों का सम 180 होगा। एंगल BCD को एंगल BCD छोड़ दीजिए प्लस CDB को R2 लिख सकते हैं और DBC को R1 लिख सकते हैं। तो एक हो गया हम लोग का R2 और एक हो गया R1 and that is equals to 180 degree. This is equation 2. ये इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए जी, 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, जरा देख के बताइए कोई A के जगह पे, कैपिटल A की जगह पे इसमें कौन स्टैंड करता है? R2 plus वेरी गुड, वेरी गुड। कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेगा तो देखो एंगल BCD इसमें भी है, एंगल BCD इसमें भी है, 180 180 भी सेम है। तो जहां A दिखाई दे रहा है वहां R1 प्लस R2 है, तो आपको मिल गया एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, याद रखना A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब आइए डेल का रिलेशन निकालना है। डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। इन ट्रायंगल FBD, FBD सब कोई देख लो फिगर में। सबसे पहले आप है ना एंगल देख ले कि FBD एंगल कहां है। ट्रायंगल FBD, इस ट्रायंगल पे बात हो। क्या इस छोटे से ट्रायंगल पे बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल जो मेरा डेल है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा? सही है जी? yes sir एक्सटीरियर एंगल डेल विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल FBD प्लस एंगल FDB। FBD प्लस एंगल FDB, ये डेल का वैल्यू। जरा फिगर पे सब कोई नजर दौड़ा लो, सब कोई ये जरा गौर करो। क्या इस एंगल को जहां हम अभी रेड से मार्क करेंगे उस एंगल का वैल्यू बताने का कोशिश करना, इसका वैल्यू बताने का कोशिश करना। क्या ये I माइनस R1 है? सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। अभी जा रहा आवाज? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ कर रहे हैं। हम बोल रहे अभी आवाज जा रहा है? यस सर। ठीक, बोल रहे थे कि ये आवाज आ रही है? पूरा क्लियर है सर, क्लियर है सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। रुक थोड़ा सा, इतने देर तक ठीक चला, फिर अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होते रहता है। यहां का ये जो एंगल आपको लिखना है, क्या ये एंगल I माइनस R1 लिख सकते हैं? ये वाला रेड वाला? यस तो यहां लिख दिए I माइनस R1। और दूसरा ये एंगल जो लिखना है
R2, ये वाला बचा हुआ हिस्सा। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ सर अभी। तो देखो यहाँ पे जो एंगल FDD था उसको हम लोग I माइनस R1 लिख दिए। देखो ये पूरा I है तो ये पूरा I होगा, उसमें से R1 माइनस कर लो I माइनस R1, और ये पूरा E है तो ये पूरा E होगा, उसमें से R2 माइनस कर लो E माइनस R2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, यहाँ सो डेल विल बी इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। So del will be equals to I plus E minus common R1 plus R2 लिख सकते हो, और R1 plus R2 का वैल्यू है A, तो del will be equals to I plus E minus A। ये रहा सेकंड इक्वेशन, ये है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है दीक्षा, इस बार जब आप प्रिज्म का बात करते हैं ना, तो जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो होगा I plus E minus A, I plus E minus A, ये एंगल ऑफ डिविएशन। प्लेन मिरर वाला प्लेन मिरर में, प्रिज्म वाला प्रिज्म में। तो अभी तक देखो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए। एक आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जहां R1 और R2 अंदर का ये दो एंगल है। और दूसरा है एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का है वो माइनस करना है। यहां से हमारा डिस्कशन जो है वो एक स्पेशल केस की तरफ बढ़ता है, और वो स्पेशल केस होता है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कुछ ऐसा बोलो कि जो आप स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे उस पे बेस्ट है। स्कूल में देखिएगा एक एक्सपेरिमेंट है, 10 में शायद आपका हुआ हो, चार्ट पेपर के ऊपर प्रिज्म रख दीजिए और अलग अलग जगह पिन लगा के उसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन खोजिए। किए आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, अभी स्कूल में मुझे कर ले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो एंगल ऑफ डिविएशन को जब तुम इंसिडेंट एंगल के साथ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ लगभग ऐसे आता है। ये ग्राफ तुमको एक चीज बताता है कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल का वैल्यू भी अलग अलग होता है, लेकिन एक खास जगह ऐसा है, एक खास जगह ऐसा है जहां एंगल ऑफ डिविएशन का वैल्यू मिनिमम होता है। ये देखो, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, यहां एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है। तो आखिर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम किस कंडीशन में होता है? तो भाई ध्यान रखिएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई करता है तो वैसे केस में एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है। क्या होता है देखिए, फॉर del equals to minimum, अगर आप चाहते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो, सबसे पहला चीज I एंड E बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होना चाहिए। दूसरा R1 और R2 ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको अंदर में R1 और R2 दिखाई दे रहा है दैट शुड बी सेम, R1 एंड R2 दोनों बराबर होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है जो थोड़ा सा ज्योमेट्री बेस्ड है, वो ये कि जो आपको ये रे दिखाई दे रहा है ना अंदर में, ये रे एकदम प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहिए। जो आपको रे दिखाई दे रहा है, ये रिफ्रैक्टिंग रे जो दिखाई दे रहा है प्रिज्म के अंदर, वो प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल होना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग रे inside prism must be, refracting ray inside prism must be
पैरेलल विद बेस, ये बेस के साथ पैरेलल होना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग रे इनसाइड प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल विद बेस, ये हमारे बेस के साथ कैसा होना चाहिए भाई, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप यहां तक थोड़ा सा नोट करके रखिए, अभी इसके बाद फिर एक और हाफ डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल के आया है उसको जरा गौर से देखिए। फॉर मिनिमम डिविएशन हम लोगों के पास रिलेशन आया है कि R1 एंड R2 दोनों सेम होगा। अब हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके थे कि A will be equals to R1 plus R2, इन दोनों को अगर हम लोग स्मॉल r ही लिखें तो क्या हम A को 2r लिख सकते हैं या स्मॉल r को a/2 लिख सकते हैं? यस सर। दूसरा हम लोग ये सीखे कि I और E बराबर है। अब तुम एक चीज गौर करो, हम लोग अभी पढ़े थे कि डेल का वैल्यू होता है I प्लस I प्लस E माइनस ए, I प्लस E माइनस ए, और अगर आप इस डेल का वैल्यू मिनिमम लेंगे तो I और E बराबर है, तो ये I प्लस I माइनस ए हो गया। इसका मतलब डेल मिनिमम प्लस ए इज इक्वल्स टू 2i बोलो, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हो गया डेल मिनिमम प्लस a/2 बोलो। तैयारी किस चीज का चल रहा है, फिर से आप दो डाटा निकालिए, तैयारी किस चीज का चल रहा है? अरे भाई स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ आप करके रखे हैं उसको जरा यूज कीजिए। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, sin I by sin R is equals to mu2 by mu1, sin I by sin R is equals to mu2 by mu1। थोड़ा यहाँ ध्यान से, ये हमारा प्रिज्म, प्रिज्म का ये सराउंडिंग, इंसिडेंट रे मेरा सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और प्रिज्म जिस मटेरियल का बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। तो जब हम यहां पे बात करें तो sin I by sin R, sin I by sin R is equals to mu2 by mu1। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो आपके पास है sin I का वैल्यू देखो, डेल मिनिमम प्लस a/2, नीचे R का वैल्यू यहां से a/2 इज इक्वल्स टू mu2 by mu1। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भगवान करे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव हो तो ये डेरिवेशन के आने का चांस लगभग, देखिए ऑप्टिक्स में अगर आप फिल्टर करके पढ़ेंगे ना तो 3 ही डेरिवेशन है जो मेनली आपसे इस सेक्शन में पूछा जाता है। एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक यहां प्रिज्म का ये इक्वेशन, इसको प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। और एक होता है mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r, स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और यहां वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारा लेंस, ये है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। इसका मेन काम क्या है? प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म का डाटा पुट करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल लेते हैं। सराउंडिंग तो एयर होता है, सराउंडिंग एयर है, मान लो सराउंडिंग एयर है, जैसे होता भी यही है। If air is surrounding तो mu1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और mu2 का वैल्यू mu हो जाएगा। ऐसे केस में आप लिख सकते हैं sin डेल मिनिमम प्लस a/2
डिवाइडेड बाय साइन a by 2 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लो ये फाइनल कंक्लूजन में कहीं किसी को कोई इशू? आवाज आ रही मेरी? जब आप पूछते आवाज आ रही है मेरी तो आवाज आता नो सर। अभी ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना? नो सर। हाँ ठीक, चलो आगे देखो थोड़ा। प्रिज्म में दो तरह का प्रिज्म आपके पास होगा। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगले टॉपिक के लिए धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। प्रिज्म में दो तरह का प्रिज्म होता है। एक ऐसा प्रिज्म होता है जो थोड़ा लंबा चौड़ा हो, ऐसा, और एक होता है काफी थिन प्रिज्म, लाइक दैट। ये थिक प्रिज्म है, ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये थिन प्रिज्म है जिसमें a का वैल्यू काफी 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 छोटा होता है। तो जब आप थिन प्रिज्म का बात करेंगे, एक काफी छोटा होगा। जैसे आप बुक देखिएगा ना तो न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 3 डिग्री, 4 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। 3 डिग्री, 4 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। आप समझ जाइए कि हाँ ये काफी थिन प्रिज्म। इन दिस केस, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, अगर आपके पास थिन प्रिज्म है जिसमें a का वैल्यू काफी स्मॉल है, ऐसे केस में याद रखना, ऐसे केस में याद रखना साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2, ये केवल डेल मिनिमम प्लस a बाई 2 मतलब काफी छोटे एंगल के बराबर हो जाएगा, और जो साइन a बाई 2 है वो भी केवल a बाई 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब जहां साइन डेल मिनिमम प्लस a बाई 2 था वहां केवल ये एंगल बच जाएगा और उसी तरह नीचे एंगल बच जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन आया डेल मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय a बाई 2 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। ये 2 2 कैंसिल, डेल मिनिमम प्लस a बाय a इज μ2 बाय μ1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। डेल मिनिमम निकालना है, डेल मिनिमम बाय a प्लस 1 μ2 बाय μ1। तो आप लिख सकते हैं डेल मिनिमम बाय a इज μ2 बाय μ1 माइनस 1, ये 1 उधर चला गया, तो डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इनटू a। ये एक फॉर्म, डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 μ2 बाय μ1 माइनस 1 इनटू a। थोड़ा इसको और क्लियर रखा जाए। μ2 मतलब क्या, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? μ2 मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 मतलब क्या, जिस सराउंडिंग में प्रिज्म रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आंसर और कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे क्लियर रखना। एक मान लो ग्लास का प्रिज्म है, उसको हवा में रखे हैं, तो μ2 का वैल्यू 3/2 है और μ1 का वैल्यू 1 है। वही ग्लास का प्रिज्म पानी में डुबा दिए तो μ2 का वैल्यू 3/2 है और μ1 का वैल्यू 4/3। तो आपको समय समय पे इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सा एंगल, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब लेना है। अब देखो, इफ एयर इज सराउंडिंग, अगर एयर सराउंडिंग मीडियम है तो μ1 का वैल्यू 1 हो गया और μ2 का वैल्यू μ हो गया, तो आपको मिला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू μ माइनस 1 इनटू a। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू μ माइनस 1 इनटू, ठीक है। देखिए प्रिज्म का कैरेक्टर अभी बाकी है।
प्रिज्म का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है, वो आपके सामने लाया गया। अब प्रिज्म का अलग अलग कैरेक्टर, जैसे प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्सन होता है, प्रिज्म से अगर हम लोग व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। ये सब प्रिज्म का कैरेक्टर, और उन सब कैरेक्टर का आंसर यहां से आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट कर ले, फिर आगे नोट करो फटाफट। देखिए concept of dispersion of light, लाइट का डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जरा देखना, समझना, चीजों को ध्यान से देखना। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है और इसमें एक व्हाइट लाइट इंटर किया। अब व्हाइट लाइट जो इंटर किया उसके अंदर 7 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। विब्ग्योर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि विब्ग्योर में वायलेट से रेड की तरफ जब आप जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, याद आया? इंक्रीज, यस सर। अच्छा, वेवलेंथ अगर इंक्रीज करता है तो आप पढ़े हो ना, म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ²। हाँ सर, डिक्रीज करता है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज किया? हाँ बिल्कुल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करने का मतलब है कि रेड कलर के लिए लेंस का मटेरियल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा वो कम होगा वायलेट के कंपैरिजन में। अभी आप तुरंत देखे हैं कि जो हमारा डेल था वो म्यू -1 इंटू ए था। अब अगर म्यू किसी का कम है तो डेल भी तो कम है। हाँ ये सर। और म्यू ज्यादा है तो डेल ज्यादा। इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जब तुम जाओगे तो डेल का वैल्यू भी डिक्रीज करा। व्हाइट कलर इंटर किया इस समय, यहां पर देखो व्हाइट कलर इंटर किया, व्हाइट लाइट इंटर किया, व्हाइट लाइट इंटर किया। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे निकल जाता, लेकिन इसके बाद हर कलर अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से, किसी का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम मुड़ेगा, किसी का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्यादा मुड़ेगा। हर कलर अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन शो करेगा। इस वजह से जब लाइट यहां के बाद आगे निकलना स्टार्ट होगा तो हर कलर का अपने वेवलेंथ, अपने म्यू, अपने डेल के हिसाब से अलग अलग पाथ है। कहने का मतलब दो एक्सट्रीम कलर को पकड़िए, रेड सबसे कम डिविएशन, डेल डिविएशन रेड मिनिमम सबसे कम डिविएशन, और सबसे ज्यादा डिविएशन डेल वायलेट ये मैक्सिमम डिविएशन। बाकी सारा कलर इन्हीं के बीच में है, बाकी सारा कलर्स इन्हीं के बीच में है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? नहीं समझा? ठीक, इस तरह से व्हाइट लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करने का जो फेनोमेनन है, टूटने का जो फेनोमेनन है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फेनोमेनन ऑफ light in which it splits into constituent colors when passes through prism, when passes through prism। जब भी आप व्हाइट लाइट को
कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं उसको प्रिज्म से पास करके, कभी कभी स्लैब का भी सहारा लिया जाता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज के लिए आप इसका इतना तक चीज रखें, अगले दिन डिस्पर्सन और प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पे थोड़ा और काम कर लेंगे। आपका रे ऑप्टिक्स है ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले दिन के लिए, कल के लिए आप खास ध्यान रखिएगा, जिनका भी पहला का 2 रिफ्रैक्शन वाला सेक्शन छूटा हुआ है, कल कहीं ना कहीं क्लास अरेंज होगा, वो आपको कल बता दिया जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको अच्छे से।